हमारे दादा भी रहे, पिताजी भी रहे, चाचा भी रहे, ताऊ भी रहे, पोतियाँ भी रहेगी, पोते भी आएंगे, और वो यदि दूसरे व्यक्ति परिवारवाद का आरोप लगाती है तो ये तो यही बात हुई कि बाबा जी बैंगन खावे दूसरा के पेट दुखे लो बेटा। तो हनुमान जी का जो मेरे प्रति प्रेम और मेरा जो उनके प्रति समर्पण जो है जी, वो मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बहुत ऊपर है। नेता टिक क्यों नहीं रहे हैं आरएलपी में? देखिए, ये कोई सत्युग तो है नहीं। वो एक आरोप लगा रहे हैं कि बेनीवाल परिवार राजनीतिक रूप से जाटों की हत्या कर रहा है, चाहे वो मदेरना हो, मिर्दा हो, हर परिवार के खिलाफ वो बोल रहा है। क्या करना चाहेंगे? सतीश पूनिया कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। नेता वो होता है जिसको जनता चुनती है। संगठन में आप कितने बड़े पद पे पहुंच जाओ, नेता थोड़ा ही होता हो। ये एक संगठन की कार्य प्रणाली से आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है। 7-8 चुनाव सतीश पूनिया आ रहे हैं, एक बार विधायक बनने से क्या हनुमान बेनीवाल के बराबर नेता बन गए? कैसे देखते हैं इस बार चुनौतीपूर्ण मामला है, फंसा हुआ है, या फिर आसानी से सीट निकल रही है? मुख्यमंत्री की खुचेरा में सभा थी, उसको और इसको आप वैसे एनालिसिस कर लो तो आपको पता लग जाएगा चुनौती कहाँ है। तो जिले की बात करें तो ज्योति मिर्दा जी के बाप दादा यही तो राजनीति में रहे, खुलवा देते कॉलेज 10, 20, 50 यूनिवर्सिटियां खुला देते, घर घर पानी ले आते, ढाणी ढाणी बिजली लेते, कौन मना करा था इनको? लेकिन इन्होंने एक ही चीज़ सोची कि यदि यहाँ का किसान यदि जागरूक हो गया, यदि यहाँ का किसान विकसित हो गया तो कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए दरिया कौन बिछाएगा। ये पिछली बार क्या वजह रही कि 2000 के मार्जिन से ही हनुमान बेनीवाल जीत पाए? किन कमियों की वजह से इतना ये अंतराल जो घटा था? हनुमान जी सांसद बने थे तो ये जिक्र चल रहा था कि नारायण जी अब की बार दोबारा से यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। क्या वजह रही कि आपने सीट कनिका जी को दी? देखिए, राजस्थान के अंदर अभी तीसरे मोर्चा का टेस्ट लोगों ने लिया नहीं। ज्योति मिर्दा ससुराल जाने के बावजूद भी अभी नाथुराम जी का सारा लिए घूम रही है कि मैं उनकी पोती हूँ, जबकि आप देख रहे हो कायदे से तो परिवारवाद का आरोप वो आप पे भी लगा। यही बात है कि हमें मीडिया का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया, इस बात की भी थोड़ी पीड़ा है हमारे मन में। ज्योति मिर्दा जी की बातों को यहाँ कोई सीरियस नहीं ले रहा है। जो 4 चुनाव हार गए वो नैतिक रूप से कुंठित हैं वो लोग, और ये उनकी कुंठा जाहिर। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की उपचुनावों को लेकर चुनावी यात्रा जारी है। झुंझुनू टोंक के बाद हम राजस्थान की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली खींवसर सीट पे मौजूद हैं। खींवसर पे हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद उपचुनाव होने हैं, और आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जो हनुमान बेनीवाल का पीछे रीढ़ की हड्डी बनकर काम करते हैं। नारायण जी बेनीवाल जो पूर्व विधायक रह चुके हैं वो हमारे साथ हैं, और जानते हैं कि उपचुनाव में उनकी रणनीतियाँ क्या है, बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ने के लिए किस तरीके से वो मेहनत करें। नारायण जी, आपका बोल हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे देख रहे हैं कि सबकी नज़रें, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, अगर मैं अभी हाल ही में टोंक जाके आया, वहाँ भी लोग ये पूछ रहे हैं कि खींवसर में अब की बार क्या माहौल है? कैसा लग रहा है लोगों से बातचीत करके, क्या माहौल अब की बार? देखिए, माहौल ये है कि इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो हमारी उम्मीदवार है कनिका बेनीवाल जी, वो 30-35 हज़ार के मार्जिन से इस विधानसभा सीट से चुनाव जीत रही। अगर लगातार देखें तो ये उपचुनाव जब हुए थे, हनुमान जी सांसद बने थे, तो ये जिक्र चल रहा था कि नारायण जी अब की बार दोबारा से यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। क्या वजह रही कि आपने सीट कनिका जी को दी? कैसे फैसला हुआ ये चीज़ का? देखिए, ये सब एक हम सब का एक नीतिगत फैसला था। हम महिला सशक्तिकरण की बात भी हम कर रहे हैं, और मैं तो पहले, चूँकि मैं मैनेजमेंट का आदमी और कभी इतना मेरी विशेष रुचि राजनीति के अंदर नहीं भी थी। आप लोगों ने देखा होगा जब बड़ी रैलियां हुई तब भी आप लोगों ने उसका कवरेज किया। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि मेरा जो हनुमान जी का जो मेरे प्रति प्रेम और मेरा जो उनके प्रति समर्पण जो है वो मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बहुत ऊपर है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, और ये सही बात है कि महिला सशक्तिकरण की बात जब पूरा देश कर रहा है, सारी पार्टियाँ कर रही है, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि महिला सशक्तिकरण को हम आगे बढ़ाएं। किसान परिवार की बेटियां, किसान परिवार की बहुएं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, जब तक उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंचेगी तब तक हम समाज का भला नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने महिला प्रत्याशी यहाँ से उतारी। नारायण जी, आपके परिवार की परंपरागत सीट रही है, मजबूत सीट रही है। खींवसर को तो आरएलपी का गढ़ माना जाता है जब से स्थापना हुई है। कैसे देखते हैं इस बार चुनौतीपूर्ण मामला है, फंसा हुआ है, या फिर आसानी से सीट निकल रही है? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। आपने देखा अभी जहाँ से आप आए हो, ये गांव का प्रोग्राम था जी, और मुख्यमंत्री से बड़ी सभा यहाँ थी। आज मुख्यमंत्री की खुचेरा में सभा थी, उसको और इसको आप वैसे एनालिसिस कर लो तो आपको पता लग जाएगा चुनौती कहाँ है। कि मैं तो बिल्कुल चुनौती नहीं मानता। इस बार भारी आशीर्वाद जो है वो हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को खींवसर के अंदर मिलेगा। पिछली बार क्या वजह रही कि 2000 के मार्जिन से ही हनुमान बेनीवाल जीत पाए? किन कमियों की वजह से इतना ये अंतराल जो घटा था? देखिए, पिछली बार एक बोतल
का जो चुनाव चिन्ह था उसके नीचे एक बल्ले का चुनाव चिन्ह, बहुत लोगों ने पूरा Confuse हो गए। एक षड्यंत्र रच के 5,000 वोट वो ले गया। फिर जो बीजेपी से जो चुनाव लड़े वो बेसिकली हमारी टीम के ही व्यक्ति थे, और जब टीम का व्यक्ति अचानक जब टूट के जाता है तो छोटी मोटी गलतफहमियां भी हो जाती है, कई बार जो वोट सिंपैथी उस पुराने वाले चुनाव में थे, पिछले वाले चुनाव में थे, वो सिंपैथी इस चुनाव में नहीं है उनके साथ। नहीं, उनके साथ कैसे रहेगी आप बताओ। यहाँ तो योग्यता का चुनाव है। क्यों सर की जनता तो इतनी समझदार है कि योग्य व्यक्ति को चुनती है। कोहिनूर जो हनुमान बेनीवाल के रूप में पूरे राजस्थान और देश को दिया क्यों सर की जनता ने, तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता बड़ी समझदार है, और ये जनता का मानना भी है कि हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि नेतृत्व हमारा करेगा तो निश्चित रूप से हम विकास की नई आयाम स्थापित करेंगे। अगर हम बात करें राजस्थान में संघर्ष की और राजस्थान की राजनीति की, तो चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो अग्निवीर जैसा आंदोलन हो, या फिर जालोर का प्रकरण, जोधपुर का हाल ही में आप जाके आए हैं, हर जगह आपका परिवार संघर्ष करता आया है, आप खुद संघर्ष करते आए हैं, बेनीवाल साहब खुद संघर्ष करते आए हैं, फिर भी लोकसभा विधानसभा चुनाव में उस हिसाब का परिणाम नहीं मिल पाया, अकेले खिंवसर तक सीमित रह गए। क्या वजह मानते हैं? जनता अभी तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा को समझ नहीं पाई है, या फिर आप ये समझा नहीं पाए हैं? देखिए, राजस्थान के अंदर अभी तीसरे मोर्चे का टेस्ट लोगों ने लिया नहीं। आसपास के जितने भी स्टेट हैं वहाँ तीसरे मोर्चे का उदय भी हुआ, तीसरे मोर्चों ने सरकारें बनाई। जहाँ तीसरे मोर्चों ने सरकारें बना ली एक बार, वहाँ लोग फिर कंटिन्यू तीसरे मोर्चों की सरकारें चल रही है, आप देख रहे हो। तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर अभी हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। नई पार्टी हमारी एक एक व्यक्ति तक, और ये बहुत बड़ा स्टेट भी है। यहाँ अलग अलग सांस्कृतिक विरासत की यदि हम बात करें, डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली यदि हम चर्चा करें तो राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, यह समय लगेगा। और एमएलए जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हमारे कई विधायकों को जो विधायक प्रत्याशी थे उनको 50-50, 55 हज़ार वोट आए, चुनाव हार गए दुर्भाग्य से। लेकिन अगर जोधपुर बाड़मेर तक की बात करें, वहाँ तक प्रत्याशियों ने वोट तो लिए लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाए। देखिए, जीत तो कई बार समीकरण नहीं बैठते हैं, तो जीत कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा इस बार भी। राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उभर के आई है, तो निश्चित रूप से इस पार्टी का भविष्य जो सुनहरा है। आप मैनेजमेंट का विद्यार्थी बताते हैं अपने आप को, और बेशक वो मैनेजमेंट हनुमान बेनीवाल की उन उकारों में देखने को मिला, उन बड़ी बड़ी रैलियों में देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में तीसरा विकल्प जो इतने वर्षों से कोई नहीं बना पाया, सफल नहीं हो पाया तीसरा विकल्प, सिर्फ कांग्रेस भाजपा में जनता फंस जाती है, क्या ये बन पाएगा 2028 तक? बिल्कुल पक्का बनेगा साहब, 100% बनेगा। आज से पहले देखिए, जब राजनीतिक उथल पुथल होती है और राजनीतिक रूप से कोई नया प्रयोग जब होता है, चाहे आप दिल्ली की बात देख लें या और कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ नई नई पार्टियाँ आई है, उन्होंने लगातार संघर्ष भी किया, सत्ता में भी आई। ये सही बात है कि हमें मीडिया का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया, इस बात की भी थोड़ी पीड़ा है हमारे मन में। मीडिया यदि अपेक्षित सहयोग करता, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, निश्चित रूप से लोग मीडिया की बात को भी समझते हैं, मानते हैं, तो यदि इसका भी सहयोग हमें मिलता तो इस बार ही हम कम से कम 10-15 सीट जीतते। ये खिंवसर राजस्थान में सबसे हॉट सीट बनी हुई है, और यहाँ बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आज गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ आए हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ आए हैं। बांग्लादेश का जिक्र हो जाता है अचानक, सतीश पूनिया बांग्लादेश कह रहे हैं कि बांग्लादेश नहीं बनने दे रहे हैं। ऐसी क्या बात आ गई कि उनको ऐसी चीज़ें कहने पड़ी? देखिए, सतीश पूनिया कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। नेता वो होता है जिसको जनता चुनती है। संगठन में आप कितने बड़े पद पे पहुंच जाओ, नेता थोड़ा ही होता हो। ये संगठन की कार्य प्रणाली से आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है। 7-8 चुनाव सतीश पूनिया आ रहे हैं, एक बार विधायक बनने से क्या हनुमान बेनीवाल के बराबर नेता बन गए? हनुमान बेनीवाल आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में नागौर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4-4, 5-5 बार विधायक रह लिए, स्टूडेंट लीडर हैं लंबे समय तक। तो निश्चित रूप से उनका जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये भारतीय जनता पार्टी के पास इनके अलावा मुद्दे भी तो नहीं है ना। ये तो हर मामले को लेके और हिंदू मुस्लिम वाली बात करने पे इनका लास्ट जो इनकी जो सोच वहीं से शुरू होके और वहीं सांप्रदायिक पे ख़त्म हो जाती है। क्या खिंवसर में ऐसा माहौल बन पाएगा, या उस माहौल का कोई असर नहीं पड़ेगा जो सांप्रदायिकता का आप जो माहौल बता रहे हैं? देखिए, खिंवसर की जनता बड़ी समझदार है। खिंवसर के अंदर हमने जो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में जो भाईचारा कायम किया है 36 कौम के लोगों ने, वो लोग दूर से भी देखते हैं और बड़ा हमें अच्छा भी लगता है। और हम ये सोच रहे हैं कि हमने राज धर्म ईमानदारी से निभाया और जनता ने भी हमारी बात मानी। कई बार कई समुदाय, कई जातियाँ आमने सामने हुई, लेकिन हनुमान बेनीवाल के उसमें भूमिका के में आने के बाद ऐसी बहुत सारे मामले जो है वो लोगों ने आपस की प्यार प्रेम से सलटा लिए। यहाँ कतई इन लोगों के जो ये चुनावी जो टिक्का टिप्पणी है या चुनावी जो जुमलों की बात यदि करें या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं, इनके मुंह पे करारा तमाचा
वोट की चोट से खियूंसर की जनता देगी। बिल्कुल बेनीवाल जी, हम लंबे समय से आपसे बात करते रहते हैं, हर मुद्दे पर आप बेबाकी से राय रखते हैं। पहले विधायक थे, बतौर विधायक हमसे आपने बात की। अब की बार आप तो प्रत्याशी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट में खूब लगे हुए हैं। क्या अपने आप से ये बोझ हल्का महसूस कर पा रहे हैं आप कि ठीक है, मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया, मैं मेरा काम कर रहा हूँ? एक मंच पे मैंने सुना भी था कि आप कह रहे थे मेरा तो वजन बढ़ गया है, ऐसा कुछ है? देखिए, ये सही बात है। जब ये कांटो ये बिल्कुल कांटो भरा ताज है। ये हमारे लिए कोई एमएलए एमपी जीत के कोई ऐशो आराम करने का मामला नहीं है। हमने ईमानदारी से दोनों भाइयों ने प्रयास किया कि जनता जनार्दन ने हमें कहीं ना कहीं बड़े पदों पे पहुंचाया, और ये कांटो भरा ताज जो हमारे सर पे पहने, हम ईमानदारी से राज धर्म निभाएं। और जब व्यक्ति, इस बार चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन हनुमान बेनीवाल की विचारधारा ही तो खियूंसर में चुनाव लड़ रही है। हम सब मिलके, और हमारा एक ही प्रयास है, एक किसान का बेटा रात और दिन जाके और 36 कौम के लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो हम ईमानदारी से इस व्यक्ति को साथ दें, इस व्यक्ति को मजबूत करें। किसान और कमेरे कौम की जो इनकलाब जो है, उसका झंडा जो पूरे देश के अंदर बुलंद करें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। एक आखिरी सवाल, ज्योति मिर्धा जो लोकसभा में हनुमान बेनीवाल के सामने प्रत्याशी थी, और अब रेवंत राम डांगा की तरफ से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, और वो एक आरोप लगा रहे हैं कि बेनीवाल परिवार राजनीतिक रूप से जाटों की हत्या कर रहा है, चाहे वो मदेरना हो, मिर्धा हो, हर परिवार के खिलाफ वो बोल रहा है। क्या कहना चाहेंगे उसके? देखिए, इन लोगों की दुकानें जब बंद हो गई ना, तो ये आरोप ही लगाएंगे, और कर क्या कर सकते। ज्योति मिर्धा 4 बार चुनाव आ रही है। यदि इनके अंदर जरा से भी शर्म कहीं बची हो, राजनीतिक रूप से यदि नैतिकता बची हो, तो जनता के दरबार में जाए जी, और ईमानदारी से। यदि इनको राजनीति में आगे बढ़ने का शौक है, तो जनता की सेवा करो ना आप। ये लोग ये सोचते हैं कि हम राजा हैं, हमें जनता अपने आप वोट देगी, और जनता ने इनको समझ लिया, तब इनकी दुकान अपने आप बंद होगी। बाकी जाट राजनीति को हनुमान बेनीवाल ने ख़त्म नहीं किया। हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया कि किसान कौम के अच्छे लड़ाके व्यक्ति, जिनकी अच्छी विचारधारा हो, संघर्ष का मादा हो जिनके अंदर, वो लोग आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से समाज में विकास तभी होगा जब राजनीतिक परिपक्वता वाला व्यक्ति यदि आगे आता है। ज्योति मिर्धा ससुराल जाने के बावजूद भी अभी नाथुराम जी का सारा लिए घूम रही है कि मैं उनकी पोती हूँ, जबकि आप देख रहे हो कायदे से तो परिवारवाद का आरोप वो आप पे भी लगा रहे हैं। देखिए, हमारे दादा भी रहे, पिताजी भी रहे, चाचा भी रहे, ताऊ भी रहे, पोतियाँ भी रहेगी, पोते भी आएंगे, और वो यदि दूसरे व्यक्ति परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तो ये तो यही बात हुई कि बाबा जी बैंगन खावे दूसरा के पेट दुखे लो बेटा। तो ज्योति मिर्धा जी की बातों को यहाँ कोई सीरियस नहीं ले रहा है। जो 4 चुनाव हार गए, वो नैतिक रूप से कुंठित हैं वो लोग, और ये उनकी कुंठा जाहिर हो रही है। क्या कांग्रेस बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है आरएलपी के सामने, ऐसा लग रहा है? क्योंकि हाल ही में दिव्या मदेरना भी खुलकर मैदान में आई है, और उन्होंने हनुमान बेनीवाल के लिए एक भावनात्मक पोस्ट की है, कहा कि इन्होंने मेरे लिए ऐसे कहा वैसे कहा। देखिए, ये तो चलता रहता है राजनीति के अंदर, कौन कब किससे मिल जाए, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। मैं इस पे जाना नहीं चाहूँगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये निवेदन करूँगा कि हमें विश्लेषण करना है कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति आपके हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, और कौन व्यक्ति राजनीति में सही दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रहा है। आज यदि खियूंसर की बात करें, नागौर जिले की बात करें, तो ज्योति मिर्धा जी के बाप दादा यही तो राजनीति में रहे, खुलवा देते कॉलेज 10, 20, 50 यूनिवर्सिटियाँ खुला देते, घर घर पानी ले आते, डाणी डाणी बिजली लेते, कौन मना कर रहा था इनको। लेकिन इन्होंने एक ही चीज़ सोची कि यदि यहाँ का किसान यदि जागरूक हो गया, यदि यहाँ का किसान विकसित हो गया, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए दरिया कौन बिछाएगा। ये इनकी सोच थी, और उस सोच का ही खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है, और आज अर्श से फर्श पे आ पड़े हैं, और कुंठा ये बार बार जाहिर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि लंबे समय से यहाँ पे आपका गढ़ बना हुआ है, आप पिछली बार विधायक थे, फिर हनुमान बेनीवाल यहाँ से विधायक बने, फिर सांसद बने, क्या काम ऐसे हैं जो अब की बार कनिका बेनीवाल बनते ही सबसे पहले उन पे फोकस किया जाएगा? देखिए यहाँ खनन पट्टों को लेके एक बहुत बड़ा मूवमेंट हम लोग चलाएंगे कि हर किसान के जिसमें खेत में खनिज है, उसको उसका पट्टा मिले, चाहे वो लाइमस्टोन हो, बजरी हो, दूसरे जो भी खनिज है। और दूसरा, बालिका शिक्षा को हम बढ़ावा देने की बात करें, क्योंकि 50% जो हमारी आबादी है, महिला आबादी, मातृशक्ति की आबादी, यदि मातृशक्ति को मजबूत नहीं करेंगे, तो ये जो बैलेंस जो यहाँ गड़बड़ा रहा है महिलाओं और पुरुष का, चाहे शिक्षा की बात करें, आगे आर्थिक उन्नति की बात करें, प्रशासनिक सेवाओं की बात करें, तो निश्चित रूप से ये हमारा फोकस रहेगा कि खनिज को पट्टे मिले लोगों को, बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, और महिला सुरक्षा को लेकर जहाँ भी जितना हम अच्छा कर पाएंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी है
हम खींवसर विधानसभा के लोगों को देंगे। उदयपुर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे अभी खींवसर हो, जहाँ जहाँ से लोग आपके साथ आए, नेता बने इस स्कूल में, और फिर अब नेता बनते ही वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, क्या वजह मानते हैं कि वो यहाँ से सिर्फ सीख कर जाते हैं, इसको स्कूल मान रखी है कि भाई RLP एक ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ से ट्रेनिंग लो और दूसरी पार्टियों में टिकट लो? नेता टिक क्यों नहीं रहे हैं RLP में? देखिए, ये कोई सतयुग तो है नहीं जी। कि दशरथ जी ने कहा कि राम जी आपको वनवास जाना, वो चले गए। अब तो यदि आप बुरी बात बेटे को भी कह देते हो ना, पिता, तो भी वो नहीं मानता, वो कह रहा अलग हो जाऊंगा मैं, क्योंकि महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ गई लोगों की। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये एक इंसानी प्रवृत्ति है, मैं इस पर गहराई से नहीं जाऊंगा, ये चलता रहता है। कोई बीजेपी में चला जाता है, कोई कांग्रेस में चला जाता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जिससे जो दूर हुए, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं अति महत्वाकांक्षी। क्या वो लोग अभी रहते हैं तो उनको टिकट मिलती है आज? बिल्कुल मिलते ना। हनुमान जी ने तो देखिए खुले मंच पे कहा, सब लोगों को इकट्ठा करके कहा कि इस बार आप मेरे परिवार के अलावा किसी को चुनाव लड़ाओ, मैं प्रचार करूंगा, पूरे संसाधन में जुटाऊंगा और उसको जीत दिला के विधानसभा में पहुंचाऊंगा। तो हमारे साथ रहते तो कहीं ना कहीं हम वही लोग दावेदार होते। देखिए, ये हनुमान बेनीवाल ने कोई विधायक और MP नहीं बना, इन्होंने एक वृक्ष लगाया राजनीति के अंदर, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है किसान के बेटों को राजनीति के अंदर मौका देने का। तो उसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाएंगे, तो निश्चित रूप से यदि वो हमारे साथ रहते तो कहीं ना कहीं इसका मीठा फल वो खा सकते थे। बिल्कुल, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नारायण जी बेनीवाल थे, जिन्होंने उपचुनावों के चलते, व्यस्तता के चलते हमें समय दिया। और अब देखना होगा, जो खींवसर पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं, पूरे राजस्थान की नज़रें खींवसर के चुनाव पर बनी हुई है कि क्या हनुमान बेनीवाल अपने गढ़ को, सियासी गढ़ को बचा पाएंगे।